पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि यह कोई राक्षस है। एक विशाल बेडौल जानवर मेरी बुआ के कमरे की दीवार पर दुबका हुआ। दीवार पर टंगे भारी रजाई से उसकी बाहें मुड़ी हुई और फैली हुई थीं। ये हमेशा वहां रहता था। वह साया टिमटिमाती लालटेन की रोशनी के साथ बदलता रहता था। हर रात ये मुझे एक रेंगने वाली दहशत से भर देता था। मैं तब एक छोटी लड़की थी। जब मेरे माता पिता दूर थे तो मुझे अपनी बुआ बेगम जान के पास रहने के लिए भेजा गया था। उनकी यात्राएं अक्सर उन्हें हमारे घर से बहुत दूर ले जाती थीं। मुझे रिश्तेदारों की देखभाल में छोड़ देती थी, लेकिन उन घरों में से कोई भी उतना अजीब, उतना ही परेशान करने वाला नहीं था जितना बेगम जान की हवेली। जिस कमरे में मैं सोती थी वह बड़ा और हवादार था। ऊंची छतें एक भूली हुई जगह में खो जाने का एहसास कराती थी। फर्नीचर पुराना और अलंकृत था, भारी मखमल में लिपटा हुआ था जो प्रकाश को सोखता हुआ प्रतीत होता था, और हमेशा की तरह रजाई थी। इसकी उपस्थिति घुटन भरी थी जो मुझ पर छाए हुए बेचैनी की निरंतर याद दिलाती थी। हर रात मैं जागती रहती, मेरी निगाहें उस परछाई पर टिकी रहती। मैं कल्पना करता कि उसकी लंबी उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही हैं। उसका खामोश खालीपन मुझे पूरा निगलने वाला है। डर एक जीवित चीज थी जो मुझे अपने चारों ओर लपेट रही थी, मेरे फेफड़ों से सांसों को निचोड़ रही थी। मेरे माता पिता अपनी लगातार अनुपस्थिति के बावजूद प्यार करने वाले और चौकस थे। जब वे घर पर होते थे तो उन्होंने मुझ पर स्नेह की वर्षा की। मेरे दिन हंसी और कहानियों से भर दिए। लेकिन उनकी खानाबदोश जीवन शैली का मतलब था कि मैं अक्सर पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं को खुद ही नेविगेट करने के लिए छोड़ दिया जाता था। बेगम जान मेरी माँ की दूर की चचेरी बहन थी। उनका जीवन एक दूसरे से अलग था। मेरी माँ जीवन और हंसी से भरपूर और बेगम जान लगभग मूर्त उदासी में डूबी हुई। वह कभी मुस्कुराई नहीं। उसका चेहरा थकी हुई उदासीनता का मुखौटा था। उसकी आवाज जब वह बोलती थी तो नीरस होती थी, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। हवेली खुद अपनी मालकिन का प्रतिबिंब थी, भव्य लेकिन ढहती हुई। दीवारों पर की गई नक्काशी चिपकी हुई और फीकी पड़ गई थी। एक समय के जीवंत रंग अब उम्र और उपेक्षा से मौन हो गए थे। हवा में नमी और सड़न की गंध फैली हुई थी जो समय बीतने की निरंतर याद दिलाती थी। मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मेरी मौसी फीकी भव्यता के अपने ही महल में एकांतवासी थी। वह अपना दिन अपने कमरे में बंद रहकर बिताती थी, जिसमें मौन नौकरों का एक दल शामिल था। उसका एकमात्र साथी, ऐसा लग रहा था, वह रहस्यमय रजाई थी जो उसकी दीवार पर लटकी हुई थी। बेगम जान दिनचर्या की पाबंद महिला थीं। हर सुबह वह भोर में उठती और प्रार्थना करती। उसकी आवाज एक धीमी बड़बड़ाहट थी जो खामोश घर में गूंजती थी। फिर वह अपनी खिड़की के पास बैठ जाती, हाथ में चाय का प्याला लिए। उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी रहती। वह अपने ही विचारों में खोई हुई लग रही थी, अपने आसपास की दुनिया से बेखबर। उसके कपड़े हमेशा बेदाग धुले हुए थे। उसके चांदी के बाल एक तंग जूड़े में वापस खींचे हुए थे। उसने कोई गहना नहीं पहना था, सिवाय उसकी उंगली पर एक साधारण चांदी की अंगूठी के। उसका चेहरा समय का कैनवास था जिसमें ऐसी रेखाएं उकेरी गई थीं जो एक शांत दुख में बिताए जीवन की कहानी कहती थी। उसने मुझसे शायद ही कभी बात की हो। उसकी बातचीत मेरे स्वास्थ्य के बारे में संक्षिप्त अभिवादन और विनम्र पूछताछ तक सीमित थी। बदले में मैं बातचीत शुरू करने के लिए उसकी उदासीनता से बहुत डरती थी। तो मैंने अपना दिन विशाल हवेली की खोज में बिताया। मेरे एकमात्र साथी धूप में नाचते धूल के कण थे जो ऊंची खिड़कियों से होकर आते थे। नौकर भी सदा के सन्नाटे की स्थिति में रहते थे। वे घर में परछाई की तरह घूमते थे। उनके चेहरे सावधानी से खाली थे। वे तभी बोलते थे जब उनसे बात की जाती थी। उनकी आवाजें फुसफुसाती थीं जो मोटी दीवारों में गायब हो जाती थीं। हवेली के व्यापक सन्नाटे का एक अपवाद था, रब्बो। रब्बो बेगम जान की निजी नौकरानी थी। अनिश्चित उम्र की एक महिला जिसकी जुबान तेज थी और मुस्कान उससे भी तेज। वह एक छोटी दुबली पतली महिला थी। उसका चेहरा झुर्रियों का रोड मैप था। उसकी आंखें लगभग शरारती रोशनी से चमक रही थीं। रब्बो ही एकमात्र ऐसी थीं जिन्होंने बेगम जान से किसी भी तरह की घनिष्ठता से बात करने की हिम्मत की। जब वह मेरी मौसी को कपड़े पहनने में मदद करती तो वह बकबक करती रहती। उसकी आवाज बेगम जान के नीरस जवाबों के बिल्कुल विपरीत थी।
कभी कभी मैं अपनी मौसी की आंखों में विस्मय की एक झलक पाता था, क्योंकि वह रब्बो की गपशप की अंतहीन धारा को सुनती थी। यह रब्बो ही थी जो मेरे लिए मेरा खाना लाती थी, जो ये सुनिश्चित करती थी कि मेरे पास साफ कपड़े हों, जो मुझे रात में बिस्तर पर लिटाती थी। वह अकेली थी जिसने मेरे डर, उस अजीब खामोश घर में मेरी बेचैनी पर ध्यान दिया। डरो मत बच्चे, वह कहेगी। उसका हाथ मेरे हाथ पर आश्वस्त रूप से टिका हुआ है। ये बस एक पुराना घर है, इसके अपने रहस्य हैं, लेकिन यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके शब्द मुझे दिलासा देने के लिए थे, लेकिन उसके लहजे में कुछ था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे डर को और बढ़ा देती थी। रातें सबसे बुरी थीं। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा पुराने घर के हर क्रैक और कराह को बढ़ा देता है, सामान्य आवाजों को कुछ भयावह में बदल देता है। परछाई भी टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में जीवंत हो उठी, दीवारों पर नाचती और हिलती हुई। और फिर रजाई थी। यह मेरे बिस्तर के सामने दीवार पर लटका हुआ था। इसका भारी कपड़ा लकड़ी के फ्रेम के ऊपर लिपटा हुआ था। दिन में यह सिर्फ एक रजाई थी। इसकी जटिल कढ़ाई बीते युग का प्रमाण थी, लेकिन रात में यह खतरनाक चीज में बदल जाती है। दीवार पर पड़ने वाली परछाई ने अपनी ही जान ले ली। वे लिखते और मुड़ते थे, अजीबोगरीब आकृतियां बनाते थे जो मेरे डर का मजाक उड़ाते थे। कभी कभी मैं कल्पना करता था कि मैंने रजाई से एक हाथ की छाया को बाहर निकलते हुए देखा है। उसकी लंबी बोनी उंगलियां दीवार के खिलाफ खुरच रही हैं। मैं घंटों जागता रहता। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मेरी आंखें रजाई पर टिकी हुई थीं। मैंने जरा सी भी आहट सुनी, मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। मैंने कल्पना की कि मैं रजाई से फुसफुसाहट सुन सकता हूँ। फुसफुसाती आवाजें एक ऐसी भाषा में बोल रही हैं जिसे मैं समझ नहीं सकता। एक रात बाहर एक भयंकर तूफान आया। हवा पेड़ों से होकर गुजरी। उसके दर्द भरे रोने हवेली में गूंज उठे। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। आवाज ऐसी जैसे हजारों छोटी मुट्ठियां शीशे से टकरा रही हों। लालटेन की रोशनी टिमटिमाती और नाचती रही। दीवारों पर लंबी अजीबोगरीब परछाई पड़ रही थी। हवा के हमले के तहत हवेली चरमरा गई और कराह उठी। आवाज दर्द में एक जीवित चीज के रोने जैसी थी। मैं कवर के नीचे दुबका हुआ था। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि दीवार पर लगी रजाई हवा में लहरा रही हो। उसकी परछाई दीवार पर बेतहाशा नाच रही हो। मैंने कल्पना की कि मैं रजाई से आवाजें सुन सकता हूँ। हवा के हर झोंके के साथ तेज होती जा रही है। तभी अचानक एक ओग्लुशीटेलनीय दुर्घटना हुई। बिजली चमकी, कमरे को एक संक्षिप्त भयानक क्षण के लिए रोशन कर दिया। मैंने उसे तब देखा, दिन के उजाले की तरह। रजाई हिल रही थी। यह सिर्फ हवा नहीं थी, यह ऐसा था जैसे कोई चीज उसके नीचे फंस गई हो, मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हो। आतंक ने मुझे अचानक साहस दिया। मैं बिस्तर से कूद गया और दरवाजे की ओर भागा। मेरा एकमात्र विचार उस घुटन भरे डर से बचने का था। जैसे ही मैं कुंडी से लड़खड़ाया, बिजली की एक चमकदार चमक ने एक बार फिर कमरे को रोशन कर दिया। उस पल में मैंने उसे देखा। बेगम जान। वह उस भारी वेलवेटी पर्दे के पीछे खड़ी थी जिसने रजाई को लपेट रखा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसकी मुद्रा कठोर थी। उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। यह ऐसा था जैसे वह एक अदृश्य शक्ति के साथ एक मौन संघर्ष में लगी हो। फिर जैसे ही यह प्रकट हुआ था, छवि गायब हो गई। कमरा वापस अंधेरे में डूब गया था। केवल तेज हवा और तेज बारिश की आवाज थी। मैं वहीं खड़ा था जहां जम गया था। मेरा दिमाग उस चीज से हिल रहा था जो मैंने देखी थी। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? क्या यह सिर्फ रोशनी का एक ट्रिक था? मेरा डर मेरे थके हुए दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा था, या उस वेलवेटी पर्दे के पीछे वाकई कुछ भयावह हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे बेगम जान छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी? मैं उस रात सोया नहीं। मैं बिस्तर पर लेटा रहा। मेरी आंखें खुली हुई थीं। मेरे कान किसी भी आवाज के लिए तनावपूर्ण थे जो पर्दे के पीछे की सच्चाई को धोखा दे सकते थे। तूफान चलता रहा, लेकिन यह मेरे भीतर का तूफान था जिसने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया। जो डर एक क्षणभंगुर आगंतुक था, वह अब मेरे दिल में स्थायी रूप से बस गया था। यह एक ठंडा, भारी वजन था जो मेरे पेट में बस गया था। उन सायों की निरंतर याद दिलाता था जो मेरी समझ से परे थे। मैं हवेली छोड़ना चाहता था, गोपनीयता और भय के घुटन भरे माहौल से बचना चाहता था, पर मैं कहां जा सकता था? एक भयभीत बच्चे की काल्पनिक कहानियों पर कौन विश्वास करेगा? जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए,
मैंने जो देखा था उसे समझने की कोशिश की। मैंने बेगम जान को गौर से देखा, किसी भी संकेत, किसी भी सुराग की तलाश में जो रजाई के रहस्य पर प्रकाश डाल सके। लेकिन वह एक रहस्य बनी रही। उसका चेहरा एक अपठनीय मुखौटा, उसका जीवन एक सावधानी पूर्वक संरक्षित रहस्य। जब भी मैंने इस विषय को छेड़ने की कोशिश की तो रब्बो भी चुप रही। वह बस अपनी जानने वाली मुस्कान मुस्कुराती और कहती, कुछ चीजें अबाधित रहने में ही भलाई हैं बच्चे। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, तुम्हें पता है। लेकिन उसकी बातों ने मेरे मन में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया। बेगम जान उस पर्दे के पीछे क्या छिपा रही थी? अजीब हरकतों का स्रोत क्या था जो फुसफुसाहट मैंने सुनी थी? और इन सब में रब्बो की क्या भूमिका थी? मेरे माता पिता लौट आए। उनके चेहरे अपनी यात्रा के उत्साह से लाल हो रहे थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, हवेली की सीमा और उसके दमनकारी माहौल से मुक्त होकर। मैंने उन्हें रजाई के बारे में, अपने डर और शक के बारे में कभी नहीं बताया। शायद मुझे डर था कि वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, या शायद गहराई से मुझे पता था कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना सबसे अच्छा है। लेकिन आज भी, इतने सालों बाद भी, मैं अभी भी दीवार पर रजाई की छाया देख सकता हूँ। उसके मुड़े हुए अंग अंधेरे में पहुंच रहे हैं और मुझे उन रहस्यों के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया गया है जो इसे धारण करते हैं, सच्चाई जो इसकी कशीदाकारी सतह के नीचे छिपी हुई है। हवेली बहुत पहले चली गई है, आधुनिक इमारतों द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, जो मेरे बचपन के भव्य पुराने घर से मिलती जुलती नहीं है। लेकिन उस गर्मी की याद, रजाई और उसके रहस्यों की मेरे दिमाग में अंकित है। इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरा सबसे साधारण जीवन की सतह के नीचे भी दुबका रह सकता है।